साथियों, मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक अहम टॉपिक, जो आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये दिया था, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें जो है मुस्लिम धार्मिक संगठन ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो चलते हैं, देखते हैं आखिर क्यों किया गया ये बहिष्कार, और समझेंगे कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इनका मुस्लिमों के प्रति क्या रवैया है, जिससे आपको एक समझ डेवलप होगा और आप खुद डिसीजन लेने के योग्य हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार ने जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और मुस्लिम संगठन ने जो है उसका विरोध किया है और बहिष्कार कर दिया एक तरह से। और ये बहिष्कार क्यों किया गया, तो ये देखेंगे कि यहाँ जो है कि जेडीयू के ने जो है वो वक्फ संशोधन बिल का जो है वो समर्थन कर दिया है। क्या किया है? समर्थन किया है। इसी कारण से जो है मुस्लिम संगठन जो है उसमें नाराज़गी है और नीतीश कुमार के जो है इफ्तार पार्टी से दूरी बना लिया गया है ना। अब ये देखते हैं कि बायकाट का क्यों फैसला लिया गया है। तो इमारत शरिया का जो है वो जनरल सेक्रेटरी है मुफ्ती सईदुर रहमान, उसने आज तक से बातचीत में कहा कि हम जो है नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया उसमें जेडीयू ने समर्थन का फैसला कर दिया है ना। उस नज़रिए से जो है वो मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया है। उसके बाद देखिए, जमीयत का प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में आरोप लगाया कि ये नेता सरकार के संविधान विरोधी कदमों का समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो बात की बात है कि वक्फ संशोधन बिल का जो है वो विरोध करना नीतीश कुमार जी का वो सही डिसीजन था या गलत, ये उनका अपना राजनीतिक पार्टी का जो है एक स्टैंड होता है उसके आधार पर किया गया है। उसी तरह अगर हम देखेंगे कि ये जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, तो जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है उसने जो विरोध किया है, तो ये भी उसका एक अपना व्यक्तिगत फैसला है कि वो किसी इफ्तार पार्टी में जाए अथवा नहीं जाए। अब सबसे पहला सवाल आता है कि क्या माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं वो मुस्लिम विरोधी है या मुस्लिम हितैषी हैं? इसको हम लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए उनके क्रियाकलापों को समझना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा इसमें कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल विधेयक जो लाया गया था 2024 में, इसका समर्थन कौन किया रहा? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, जो जेडीयू का जो है वो लीडर है ना, और वहाँ वहाँ जो है वो सांसद भी है। अब देखते हैं कि जेडीयू के जो प्रमुख है नीतीश कुमार जी, इनका जो है वो क्या मुस्लिमों के प्रति रवैया है, क्योंकि ये दिखाते हैं कुछ हैं, करते हैं अंदर से अंदर ही अंदर बहुत कुछ है ना। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिहार जब चुनाव हुआ था 2020 में ये चुनाव हुआ था है ना, तो उस समय जेडीयू बीजेपी ने जो है गठबंधन नहीं करके बनाया था। बाद में जो है महागठबंधन में जो ये लड़े थे, बाद में ये महागठबंधन से अलग हो करके एनडीए में चले गए। अब देखिए, जब ये एनडीए बना तो इसमें क्या है कि मुसलमान विधायक जेडीयू गठबंधन से ना मुसलमान विधायक बना, और अभी जो कैबिनेट है उसमें भी एक जगह नहीं मिला है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। इस पर जो है क्या डिटेल है। देखिए, नीतीश कुमार सरकार में जो है 14 मंत्री ने शपथ लिया 16 नवंबर को, ये 2024 में। उसमें क्या है कि एक भी मुसलमान नहीं है। और जिस 14 मंत्री ने शपथ लिया था उसमें 4 सवर्ण के हैं, 4 पिछड़े के हैं, 3 अति पिछड़ा के हैं, 3 दलित मंत्री हैं। हाँ, और अब हम देखते हैं कि इसमें जो है नहीं होने के पीछे जो तर्क दिया गया कि जेडीयू से जो है वो एक भी लीडर नहीं है, बीजेपी तो देती ही नहीं है। तो इसमें जो है एआईएमआईएम के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है और विधायक भी है अख्तरुल ईमान, जो किशनगंज क्षेत्र से आते हैं। उसने कहा है कि मुकेश सहनी तो चुनाव भी हार गए थे। मुकेश सहनी जो चुनाव हार गए थे, फिर उनको क्यों शपथ दिलाया गया? अगर कोई हारे व्यक्ति को अगर शपथ दिला सकते हैं, तो अगर आप समाजवादी पार्टी को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं, तो आप किसी सभी समुदाय के लोगों से जो है एक को भी मंत्री आप बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया।
तो वही कह रहा है कि सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, जो जेडीयू सरकार के पास इच्छा शक्ति है ही नहीं, और उसे जो है वो एंटी माइनॉरिटी बोला गया है। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो एक पहलू हुआ कि जेडीयू ने जो है वो 2020 के चुनाव के बाद जो है वो नवंबर 2024 में जो कैबिनेट बनाया उसमें भी जगह नहीं दिया। अब देखते हैं कि इससे पहले जो है 3 तलाक बिल आया था, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड बात कही गई थी, उसमें जेडीयू का क्या रोल रहा है। तो देखिए उसमें यह है कि जेडीयू का जो है 3 तलाक बिल पर जेडीयू ने क्या किया था, राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट मतलब क्या हुआ, देखिए सर, और इससे क्या हुआ कि एनडीए सरकार की राह आसान हो गई थी। तो इसमें 2 बातें हैं समझने के लिए। एक तो है कि सरकार को या तो हम डायरेक्ट रूप से जो है हम समर्थन कर सकते हैं कि हम वोट दे दें बिल पर, दूसरा है कि हम सदन को ही छोड़ करके वापस चले जाएं, बाहर निकल जाएं, ताकि हमें वोट नहीं देना पड़े और सरकार के लिए रास्ता आसान हो जाए। वही चीज़ कहा जा रहा है कि राज्यसभा में जब बिल पास हुआ जा रहा था उस समय बीजेपी को बीजेडी का साथ मिला था, लेकिन राज्यसभा में जेडीयू ने क्या किया कि वो वॉकआउट कर दिया था, मतलब राज्यसभा से बाहर चला गया, मतलब वो वोट भी नहीं दे सकता था, न तो पक्ष में न विपक्ष में। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जेडीयू सरकार जो है या जेडीयू पार्टी जो है वो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक तो 2 अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक आपको हमने बताया कि बिहार चुनाव में जो है अभी एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, और जेडीयू से जो है वो एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बना है। दूसरा हमने देखा कि 3 तलाक बिल पर जो है जेडीयू ने इनडायरेक्टली बीजेपी का सपोर्ट किया। अब आगे देखते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जब आया था, नागरिक संशोधन अधिनियम, उस समय जेडीयू का क्या रवैया था। तो देखिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल जब आया उस समय जदयू ने राज्यसभा में समर्थन किया रहा, है ना, समर्थन किया, और क्या किया कि जो नागरिक संशोधन बिल है उस पर इन्होंने कई सारी बातें कही, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम लोग जो है या मुस्लिमों की तरफ से बहुत सारे आंदोलन किए गए थे, और इसका जो है पुरजोर विरोध मुस्लिम संगठन और आम मुस्लिम नागरिकों के द्वारा किया गया था। उसके बावजूद भी जो है वो जेडीयू ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल पे जो है बीजेपी का सपोर्ट किया रहा। अब देखते हैं कि जब ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल आ गया उसके बाद क्या हुआ कि देखिए बिहार के हाजीपुर में खोला गया है विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर। अब देखिए कि इसका डिटेंशन सेंटर का जो है सिटीजन अमेंडमेंट बिल से क्या, अब तो कानून भी बन गया है, इससे इसका जो है वो क्या रिलेशन है। तो देखिए जिसका भी भारत की नागरिकता छीनेगा, है ना, जिसका भी मीन्स मैक्सिमम जो है मुस्लिम लोगों का ही छीनेगा, जैसा कि राजनीतिक पार्टी कह रही है, तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और ये डिटेंशन सेंटर जो है वो हाजीपुर में भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं बिहार में अवैध रूप से जो प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठ हैं वो हाजीपुर में पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है ना। और उसके बाद जो है वो राज्य सरकार ने जो है अपने हलफनामे में मरियम खातून की रिट याचिका मामले में जो दायर किया था। अब देखिए डिटेंशन सेंटर क्या होता है, एक ऐसा ठिकाना होता है जहां अवैध विदेशी नागरिक को रखा जाता है। जब मान लीजिए एनआरसी के द्वारा आप जो है वो नहीं होंगे भारतीय नागरिक, तो अगर आप 100 साल से भी रह रहे हैं, 50 साल से भी रह रहे हैं, आपके पास कागज़ नहीं है, तो आप विदेशी नागरिक हो जाएंगे, तो आपको इसी बिहार के हाजीपुर के डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अब देखिए ये जो है डिटेंशन सेंटर भारत के दी फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 32(3)(2)(c) के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि अवैध नागरिक को देश से बाहर निकाल सकती है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इधर बंगाल में भी ममता बनर्जी पे आरोप लगता है कि वो बंगाली लोगों को जो है वो भारत में घुसा रही है, घुसपैठ करा रही है। तो सवाल ये भी उठता है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, वो बीएसएफ जो है वो क्या कर रही है। वो बीएसएफ जो है उसका काम है आपको बॉर्डर की सीमा सुरक्षा करना। अगर वो नहीं कर पा रही इसका मतलब कि बीएसएफ फेल है, और अगर बीएसएफ फेल है सीमा सुरक्षा करने में, तो ये डायरेक्टली जो है वो या इनडायरेक्टली हमारे भारत के गृह मंत्री जो अभी माननीय अमित शाह जी हैं उस पर सवालिया निशान उठता है कि वो जो है एक गृह मंत्री के रूप में फेल्योर हैं,
है ना। तो ये इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि ममता बनर्जी गलत कर रही है, या ममता बनर्जी जो है वो कह सकते हैं कि इसको एंट्री करा रही है, तो ये सब सही नहीं है ना। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार का जो है वो मुस्लिमों के प्रति क्या रवैया रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये जो है मुस्लिमों के प्रति कई सारे काम कर रहे हैं, जैसे अभी इफ्तार पार्टी का दावत दिया, उसके बाद जो है आप देखते हैं कि कई सारी योजनाएं सभी के लिए चलाई जा रही, जिसमें मुस्लिम समाज को भी इसका लाभ मिल रहा है। तो ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि अगर राज्य को डेवलप करना है तो सभी समाज को आपको आगे लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय के मामले में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली खड़े रहते हैं। जैसे नागरिक संशोधन अधिनियम में देखते हैं, 3 तलाक बिल पर देख रहे हैं, है ना। अभी जो चुनाव हुआ है 2020 ईस्वी में, उस समय देखें, और अभी जो कैबिनेट मंत्री है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। उसके बाद अभी जो है वक्फ बोर्ड वाले बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं, उस मामले में भी जो है जेडीयू ने बीजेपी का समर्थन किया है। तो इस तरह से जो है जेडीयू की जो है मुस्लिमों के प्रति जो रवैया है वो खुल करके सामने आ रही है। लेकिन कोई भी मीडिया चैनल आपको जो है इस तरह का न्यूज़ जो है एनालिसिस करके नहीं दिखाता है। और ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या नीतीश कुमार जी जो है वो मुस्लिम विरोधी है या मुस्लिम हितैषी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को जानने समझने का मौका मिले और अपने आप को जो है वो बेहतर कर सकें। धन्यवाद।